अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जब मैं उस ज़ेर ज़मीन हेलीपैड के एहनी गेट से निकलकर बड़े कमरे की तरफ चला तो मेरे जहन में कमांडो ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात तैयार हो चुकी थीं। मगर सबसे पहले मुझे यहाँ के इसराइली और इंडियन स्टाफ से निपटना था। मैंने एक बार फिर स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कोल से अपने सालगिरह की बातें शुरू कर दी। हम फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा के कमरे में आ गए। उसे मेरी सालगिरह का पता चला तो उसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा, कैप्टन, हमें अपने होटल में कब दावत दे रहे हैं? मैंने दिल में कहा, वहाँ आने का तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगा। मैंने चड्डा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, श्रीमान चड्डा जी, मैं तो आपसे पार्टी लेने की सोच रहा हूँ और आप उल्टा मुझे फंसा रहे हैं। मिस्टर कोल ने सिगार सुलगाने के बाद कहा, चलो मिस्टर, फैसला हो चुका है। कैप्टन मल्होत्रा हमारे गेस्ट हैं, इनके बर्थडे की पार्टी हम इन्हें देंगे। चड्डा बोला, लेकिन सर, आज और शायद कल भी हमें जम्मू कैंट जाना होगा, परसों का दिन रख लें। उसने मेरी तरफ देखा, कैप्टन मल्होत्रा, आप परसों तक तो यहीं पर होंगे ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, अभी तो मुझे कई जगहों की सिक्योरिटी चेकिंग करनी है। मैंने जल्दी से कहा, भला मुझे कहाँ जाना था? इन पाकिस्तान दुश्मनों को ठिकाने लगाए बगैर मैं वहाँ से कैसे जा सकता था? फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा अब स्क्वाड्रन लीडर कोल की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, मिस्टर, तो परसों पार्टी रख लें, परसों तक हम जम्मू कैंट से फारिग हो जाएंगे। ओके कैप्टन। मिस्टर कोल ने सिगार का हल्का सा कश लगाकर कहा, परसों शाम को हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी देंगे। मैंने फौरन कहा, लेकिन वाइन की बोतल मैं लूँगा, बस इतनी मुझे इजाज़त दे दें, यह मेरी खुशी है। उस वक्त मैंने जो अंदाज़ा लगाया था कि थंडर बेस में स्टाफ के कोई 17 आदमी रिहाइश पजीर थे, यह सब के सब मुझे मिल चुके थे और इनके बारे में इस बात का कभी इम्कान था कि थंडर बेस की तबाही के बाद अगर ये जिंदा बच जाते हैं तो दिल्ली हेडक्वार्टर में इनसे कभी न कभी सामना हो सकता था और फिर मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी का मिशन ख़तरे में पड़ सकता था। मेरे दिल्ली हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को जब यह पता चलता कि मैं उधमपुर के थंडर बेस की सिक्योरिटी चेक करने गया था और मेरा नाम कैप्टन मल्होत्रा था और मेरे वहाँ होते हुए भारतीय हेलीकॉप्टरों का पूरा स्क्वाड्रन तबाह बर्बाद हो गया था, तो वो मुझ पर शक करने में हक बचाने होते, बल्कि मुमकिन है कि मुझे फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाता। यही वजह थी कि मैंने सारे के सारे दुश्मन स्टाफ को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। मैंने स्क्वाड्रन लीडर कोल से ख़ास तौर पर इसरार किया कि मैं चाहता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में स्टाफ के सारे मेंबर शिरकत करें, जिस पर उसने मुझे यकीन दिलाया कि सारा स्टाफ पार्टी में शिरकत करेगा और सबको खुशी होगी। मैं उन्हें नमस्कार कहकर वापस चल पड़ा। रास्ते में मैंने तय खाने में जहाँ असला पड़ा था उस शेल्फ को खास तौर पर जहन में निशान लगा लिया जहाँ मशीन गनें पड़ी थीं। उनमें से किसी एक मशीन गन को मेरे बहुत काम आना था। ये सब मशीन गनें मेरे हाथों में आकर शोले उगलने के लिए यकीनन बेचैन होंगी। मैं जीप में बैठा मैदान से गुजरकर बोर्डिंग हाउस की तरफ जाती हुई सड़क पर आ गया। दिन रोशन और सर्द था, कहीं कहीं दरख्तों के पत्ते जर्द होना शुरू हो गए थे। गाड़ी एक तरफ खड़ी करने के बाद मैं बोर्डिंग हाउस की लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर बरामदे से गुजरता हुआ अपने कमरे की चाबी लेने इंद्रानी के काउंटर की तरफ बढ़ा तो मुझे वहाँ एक रेशमी फूलदार सलवार कमीज और कटे हुए बालों वाली फैशनेबल लड़की खड़ी नजर आई, जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। यह लड़की इंद्रानी और मेरे दरमियान में थी और इंद्रानी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अपने ख्याल में उस लड़की को कोई अहमियत न देते हुए उसके करीब से गुजरने ही वाला था कि मुझे उसका जुमला सुनाई दिया। मेरे कदमों को जैसे वहीं ज़मीन ने पकड़ लिया। वो इंद्रानी से कह रही थी, मगर मुझे कैप्टन मल्होत्रा के एक कोलीग ने बताया है कि वो इसी बोर्डिंग हाउस में ठहरे हुए हैं। यकीनन यही लड़की कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड उषा थी, जो अम्बाला छावनी से अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ जम्मू आई थी और अब अपने महबूब कैप्टन को मिलने उधमपुर आई थी। मैं वहीं से एक तरफ घूम गया और करीबी अलमारी में लगी हुई किताबों और बाहर लटके रिसालों और अखबारात को देखने लगा। इंद्रानी ने कोड अल्फाज में मुझे वहां से चले जाने को कहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ चल दिया। ऊपर राहदारी में आकर अपने मखफल कमरे के आगे टहलने लगा। ओशा की शिक्ल में एक नई मुसीबत आ गई थी। इंद्रानी ने उसे कह दिया था कि कैप्टन मल्होत्रा नाम का कोई शख्स इसके बोर्डिंग हाउस में नहीं ठहरा है। उसके बावजूद यह लड़की मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। मैं अपने कमांडो ऑपरेशन के नुक्ता अरूज पर था। मैं सर धड़ की बाजी लगा चुका था। ऐसे वक्त में मुझे किसी की मदखलत कैसे गवारा हो सकती थी? अपने कमरे के आगे टहलना भी मुनासिब नहीं था। मैं कदम कदम चलता हुआ सीढ़ियों के पास आकर रुक गया।
मुझे नीचे से उषा या इंद्राणी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। सामने काउंटर की तरफ निगाह उठी। उषा वहाँ पर नहीं थी। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ काउंटर पर पहुंचा। इंद्राणी ने बोर्ड पर से चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ी और दबी जबान में कहा, यह कोई उषा थी, कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड है। ग्रीन होटल उधमपुर में एक सहेली के साथ ठहरी हुई है। इससे होशियार रहना, यह मल्होत्रा की तलाश में है। मैंने कोई जवाब न दिया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दिया और खुफिया जगह पर से साइनेड जहर का कैप्सूल निकाला। कापी में से एक सफ़ेद वर्क फाड़कर मेज पर बिछाया और बड़ी एहतियात से कैप्सूल का छोटा सा ढकना खोलकर जहर को कागज पर गिरा दिया। यह जर्दी महल बारीक सफोफ था। कुछ देर में इस कातिल जहर को देखता रहा, जिसमें कम अज कम 100 आदमियों को हलाक कर देने की ताकत मौजूद थी और जिससे मुझे 16-17 आदमियों को अगली दुनिया में पहुंचाने का काम लेना था। जहर के सफोफ को मैंने दोबारा कैप्सूल में बंद करके खुफिया जगह पर छुपा दिया। फिर गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया। असली कैप्टन मल्होत्रा के कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहने और कमरे में ही नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ते के बाद मैं सिगरेट सुलगाकर पलंग से टेक लगाकर नीम दराज होकर अपने मनसूबे की बिखरी हुई कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने लगा। अभी बर्थडे पार्टी में 2 दिन बाकी थे। इस दौरान में अगर कुएं में से असली कैप्टन मल्होत्रा और उसके बॉडीगार्ड्स की लाश ने बदबू देना शुरू कर दिया तो मामला खराब हो सकता था। कभी ख्याल आया कि कुआं बहुत गहरा है, शायद वहां से ताफून बाहर न है। फिर सोचता कि अगर ऐसा हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन लाशों के चेहरे मसक हो चुके होंगे। और फिर थंडर बेस के स्टाफ में से किसी ने कैप्टन मल्होत्रा को नहीं देखा। वो यही समझेंगे कि किसी ने दुश्मनी की बिना पर इन्हें कत्ल करके कुएं में फेंक दिया है, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा और उसका बॉडीगार्ड फौजी वर्दी में नहीं थे और कैप्टन मल्होत्रा ने तो मेरे सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। इसी उधेड़पन में काफ़ी वक्त गुजर गया। मैंने यह फैसला किया कि शहर से वाइन की बड़ी बोतल लाऊंगा, ताकि गिलासों में अगर वो थोड़ी थोड़ी भी डाली जाए तो 16-17 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाए। एक रिवॉल्वर मेरे पास ज़रूर था, जिसके मैगजीन में 12 गोलियां भरी हुई थीं। बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं उसे साथ ले जा सकता था, लेकिन वहाँ रिवॉल्वर मुझे दूर के निशाने में धोखा दे सकता था। इसलिए मेरी नज़र मैगजीन वाले कमरे में मौजूद लाइट सब मशीन गन पर थी, जो मुझे अपने मंसूबे के पहले मरले पर अमल करने के फौरन बाद हासिल कर लेनी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने जल्दी से लपेट कर मेज की दराज में से रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से बोर्डिंग हाउस के बूढ़े बेरे करामों की आवाज़ है, सारे कपड़े इस्त्री करवाने हों तो दे दीजिए। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, मेरे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं रामू। रामू ने अच्छा साहब कहा और चला गया। मैंने रिवॉल्वर को मेज के निचली दराज में रखकर चाबी लगा दिया। दिन के 11:15 का टाइम हो रहा था। सोचा क्यों न शहर में चलकर वाइन की बोतलों का जायजा लिया जाए। अगर हो सके तो मुझे आज ही एक बोतल खरीद कर रख लेनी चाहिए। यह सोचकर मैंने बालों में कंघी फेरी, तौलिए से चेहरा पोंछा और कमरे को ताला लगाकर चाबी इंद्राणी के हवाले किया और गाड़ी स्टार्ट करके उधमपुर के शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की गुंजान आबादी के एक बड़े बाजार के आखिरी कोने पर अमूल खबास का ठेका था। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आया ही था कि सामने से इंडियन एयरफोर्स की एक जीप आती दिखाई दी। मैंने अपनी जीप एक तरफ कर ली ताकि वह गुजर जाए, क्योंकि सड़क ज़्यादा कुशादा नहीं थी। जीप जरा करीब आई तो मेरा दिल धक से रह गया। उसमें फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्ढा सवार था और उसके साथ वाली सीट पर वही लड़की उषा बैठी थी। चड्ढा ने मुझे हाथ का इशारा किया और जीप मेरे पास लाकर रोक दी। मैंने भी ब्रेक लगा दिया। 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना होगा। मिस्टर चड्ढा ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा, क्या बात है, तुमने मिस उषा को नहीं पहचाना? मिस्टर चड्ढा मुस्कुरा रहा था। उषा मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। उसने फ्लाइंग ऑफिसर चड्ढा की तरफ देखकर कहा, लेकिन मेरा ये। एन उसी वक्त मैं उछलकर सीट पर से बाहर निकला और उषा की तरफ बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हेलो डार्लिंग उषा, तुम कब आई? उषा बौखला सी गई, वो सिमट गई, मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने जीप की तरफ ले जाते हुए उसके कान में कहा, यह टॉप सीक्रेट है, कैप्टन मल्होत्रा एक दूसरी जगह पर हैं। फिर मिस्टर चड्ढा की तरफ देखकर मैंने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मिस्टर चड्ढा, सोलांग सोलांग। फ्लाइंग ऑफिसर चड्ढा जीप को लेकर आगे बढ़ गया। उषा घबराई हुई थी। मैंने उसे अपने साथ वाले सीट पर बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई और मुझसे परेशानी के अंदाज में पूछा कि कैप्टन मल्होत्रा कहाँ हैं?
तुम कौन हो? मैंने जीप स्टार्ट करनी चाहिए तो ओशा ने स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया। मैंने भारत की लड़कियों में एतमाद का जज्बा कुछ ज़्यादा ही देखा है। इसकी वजह शायद ये हो कि मुतवसत और ऊपर तबके की लड़कियों की परवरिश आज़ादाना माहौल में होती है। ओशा एक खुशकल नौजवान लड़की थी। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोली, कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है? इंडियन फ्लाइंग ऑफिसर चड्ढा जा चुका था। अब मैं पूरी आज़ादी और एतमाद से बात कर सकता था। मैंने कहा, मैडम, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पहली बात तो यह है कि आपको इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था। आप कले वाले फौजी इलाके की तरफ गई थी। ओशा ने सांस भरकर कहा, हाँ, मुझे कैप्टन मल्होत्रा ने फ़ोन किया था और उसके एक कोलीग ने बताया कि वो इंद्रानी बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ है। वहाँ गई तो मालूम हुआ कि कोई फौजी अफसर वहाँ नहीं है। तंग आकर मैं वापस किले की तरफ जा रही थी कि फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्ढा मिल गए। मैंने उनसे बात की तो वो मुझे उस बोर्डिंग हाउस की तरफ लेकर आ रहे थे कि तुम सामने से मिल गए। पहले ये बताओ कि फ्लाइंग ऑफिसर ने तुम्हें कैप्टन मल्होत्रा क्यों कहा? क्या तुम कैप्टन मल्होत्रा का रूप बदल कर आए हो? मैंने फ़ौरन उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कैप्टन मल्होत्रा अम्बाला छावनी से ज़रूर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चले थे, मगर एक ख़ास प्लानिंग के तहत हमने उन्हें चंडीगढ़ में ही एक जगह रोक लिया और उनकी जगह मुझे कैप्टन मल्होत्रा के कागजात देकर यहाँ भेज दिया गया। इसकी वजह क्या थी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस का टॉप सीक्रेट है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। ओशा मुझे कुछ बेचैन सी नजर आने लगी थी। उसने अपने होंठ काटते हुए पूछा, क्या मैं चंडीगढ़ में कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैडम, हम आपको कैप्टन साहब का फ़ोन नंबर कैसे दे सकते हैं? यह हमारा टॉप सीक्रेट है। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि लड़की को अपनी गिरफ्त में रखना चाहिए, वरना यह मेरे लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती है। मैंने अपना चेहरा संजीदा बना लिया और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, मैडम, अगर आप वादा करें कि अपनी किसी सहेली वगैरह से बात नहीं करेंगे तो मैं कैप्टन मल्होत्रा से आपकी बात करा सकता हूँ। लड़की का चेहरा एकदम खिल उठा। प्लीज़ मेरी बात करा दें। मैं वादा करती हूँ कि किसी से उसका जिक्र नहीं करूँगी। मुझे मालूम था कि वो ग्रीन होटल में ठहरी हुई है, लेकिन मैं उस पर ज़हर नहीं करना चाहता था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ ठहरी हुई हैं? उसने ग्रीन होटल का नाम लिया और बताया कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ उधमपुर आई हुई है, परसों वापस जम्मू चली जाएगी। मैंने उसे कहा, मैडम, मैं आज और कल तो आपकी बात नहीं करवा सकता। हाँ, 2 दिन के बाद। ठीक है, मैं एक रोज़ और ठहर जाऊँगी। मेरा फ़ोन नंबर लिख लें। मैंने कहा, मैं अपना नाम ज़ाहिर नहीं कर सकता मैडम, आई एम सॉरी, मगर मैं परसों शाम फ़ोन पर आपसे उसकी बात करा दूंगा। ओशा ने मुझे ग्रीन होटल का फ़ोन नंबर और अपने कमरे का नंबर लिखवा दिया और जीप से उतरकर बाय बाय कहते हुए सड़क पर शहर की तरफ चलने लगी। मैंने सारे मामले को इतना पुरस्कार बना दिया था कि अब उसे ग्रीन होटल तक लिफ्ट नहीं दे सकता था। मैंने वहीं से जीप वापस मोड़ी और बोर्डिंग हाउस में आ गया। इंद्रानी काउंटर पर नहीं थी। मैं उसके कमरे में बैठ गया जहाँ लोग बैठकर चाय वगैरह पीते थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और ओशा के बारे में गौर करने लगा। अगरचे मैंने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कर लिया था और मुझे यकीन था कि वो किसी से कैप्टन मल्होत्रा के बारे में कोई बात नहीं करेगी, फिर भी उसकी तरफ से मेरे दिल में एक दबदबा सी लग गई थी कि कहीं यह लड़की किसी से कोई बात न कर बैठे कि यहाँ एक शख्स कैप्टन मल्होत्रा बनकर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आया हुआ है। मैंने इंद्रानी को देखा कि वो बरामदे से गुजरकर काउंटर पर आकर बैठ गया। उसने गोशाई चश्म से मुझे बैठे हुए देख लिया था। मैं ओशा के बारे में उससे मशवरा करना चाहता था। दिन के वक्त मैं ओशा को अपने कमरे में नहीं बुला सकता था, यह बात काउंटर पर ही हो सकती थी। उस वक्त मौका भी था, लोग नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे, काउंटर खाली था। मैं आहिस्ता से उठकर इंद्रानी के पास आ गया। मैंने जेब से नोटबुक निकाली और उस पर कुछ दर्ज करते हुए बोला, ओशा को एक फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ ले आया था। इंद्रानी जरा चौंकी, यूं ही मेज़ की दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोली, मुझे मुख्तसर बताओ क्या बात हुई है। फिर उस तरह से एक टूरिस्ट रिसाला निकाल कर मेरे सामने रख दिया और एक तस्वीर पर उंगली रख कर बोली, कोई आए तो इस पहाड़ के बारे में बातें शुरू कर देना। अब बताओ, ओशा को तुमने क्या कहा? मैंने मुख्तसर अल्फाज में इंद्रानी को सारा वाक़या बयान कर दिया। वह मुतफक्किराना अंदाज में रिसाले के वर्क उलटने लगी और बोले, इस लड़की को रास्ते से हटा दो। मैंने रिसाले की एक रंगीन तस्वीर पर उंगली रख दी और कहा, यह स्पॉट कश्मीर में किस जगह पर है? और इसके साथ ही धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम समझती हो कि कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन कराने का लालच है उसकी ज़बान को बंद नहीं रखेगा?
इंद्रानी की नज़रें रिसाले पर जमी थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वर्क उलट रही थी। कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारा मिशन एक आम लड़की की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। मैंने जवाब दिया, क्या तुम उषा की निगरानी नहीं करवा सकते? इंद्रानी ने रिसाले को बंद करके दराज में रखते हुए मेरी तरफ मुस्करा कर देखा और बोली, मेरे लिए यह नामुमकिन है। वो ठीक कह रही थी। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि ग्रीन होटल में रहने वाले किसी लड़की के पीछे कोई आदमी या औरत लगा दे जो उसकी निगरानी करती रहे। इंद्रानी वहाँ एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की हैसियत से काम कर रही थी जिसने बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात को बहुत महदूद ज़ाहिर कर रखा था। उसकी सिर्फ एक एजेंट थी, मार्गरेट, और मार्गरेट का दायराकार सिर्फ टेलीग्राफ ऑफिस तक ही महदूद था। मैं काउंटर से हटकर बहरा गया, जीप पकड़ी और उधमपुर शहर की तरफ एक बार फिर रवाना हो गया। ठेके की दुकान मैंने देखी हुई थी। दोपहर के वक्त भी ठेके पर ग्राहक चले आ रहे थे। चूँकि वहाँ शराब वगैरह पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए ठेके पर गाहकी रहती थी। मैंने उस वक्त ठेके पर जाना मुनासिब ख्याल न किया और जीप निकाल कर ले गया। ग्रीन होटल मैंने देखा नहीं था। बड़े बाजार से निकलते ही मैंने जीप रोककर एक आदमी से ग्रीन होटल का पता पूछा और उस तरफ चल पड़ा। ये होटल शहर के मगरबी किनारे पर एक पुरफिजा बाग के किनारे पर था। 3 मंजिला ढलाई छत वाला होटल था। मैंने दूर ही से उसको गौर से देखा और उसके पीछे से होता हुआ अपने बोर्डिंग हाउस की तरफ रवाना हुआ। दोपहर का खाना कमरे में ही खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। जब आँख खोली तो सूरज गरूब हो रहा था। यूं ही ख्याल आया कि थंडर बेस वाले किले की तरफ चलना चाहिए। अंधे कुएं में 2 लाशें पड़ी थीं। उस वक्त तक ज़रूर किले के सिपाहियों को उसका इल्म हो चुका होगा। मैंने मुँह हाथ धोकर कपड़े बदले और जीप लेकर थंडर बेस की तरफ चल दिया। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। किले के इर्द गिर्द लाशों की बदबू फैली हुई थी। कुछ सिपाही, स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कोल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा वहाँ मौजूद थे। उन सब ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। दोनों लाशें जो मसक हो चुकी थीं, उन्होंने अपनी निगरानी में कुएं से निकलवा कर सामने ज़मीन पर डाल रखी थीं। मैं वहां पहुंचा तो चेहरे पर हैरत के तसुरात पैदा करते हुए पूछा, सर ये क्या है? ये लाशें कहाँ से आ गईं? मैंने जल्दी से रुमाल निकाल कर मुँह पर रख लिया। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने कहा, कोई इनको कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक गया था। यह सारा इलाका आउट ऑफ बाउंड है। यहाँ तक कोई सिविलियन कैसे आया? कोल ने सिपाहियों को लाशें जलाने का हुक्म दिया और मुझे लेकर किले के अंदर आ गया। मैं स्क्वाड्रन लीडर कोल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा बड़े कमरे में एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। कोल कहने लगा, लाशें बिल्कुल मसक हो चुकी थीं, फिर भी मैंने उनकी तस्वीरें उतरवा ली हैं। यह केस मैं अभी पुलिस को नहीं दूंगा। मुझे तो सबूताज लगता है किसी सिविलियन की जरूरत नहीं हो सकती कि लाशें यहाँ ले और उन्हें कुएं में फेंक कर चला जाए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया है। चड्डा कहने लगा, सर इधर लोगों में ज़मीनों की दुश्मनियाँ चलती रहती हैं, कत्ल भी होते रहते हैं। कोल बोला, मगर हमारा सिक्योरिटी का इलाका है, इधर कोई लाशों को लेकर कैसे आ गया? मैंने दोनों लाशों को कुएं में फेंकने से पहले उनकी जेबों से सारे कागजात निकाल कर जला डाले थे। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कैप्टन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि यह सिविलियन मर्डर केस है। मैं मिस्टर कोल का इत्मीनान हासिल करना चाहता था। मुस्कराते हुए कहा, सर मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र हैं। अगर चाहिए सिक्योरिटी का मामला है, इसके बावजूद मैं हेडक्वार्टर को दी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं करूँगा। मैंने देखा कि मिस्टर कोल ने इत्मीनान का सांस लिया। उसके सर से जैसे भारी बोझ उतर गया था। वो जानता था कि अगर मैं रिपोर्ट कर देता हूँ तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती थी। स्क्वाड्रन लीडर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए चाय मंगवाई। वहाँ इसराइली ग्रुप कैप्टन मिस्टर सौल भी आ गया। उसने कुएं से निकलने वाली लाशों के बारे में सिर्फ इतना कहा कि अब उनकी बदबू खत्म हो गई है। गार्ड्स ने दोनों लाशों को जला डाला था। मैंने मिस्टर कोल को साथ लिया और किले के असला डिपो में सिक्योरिटी चेक के लिए आ गया। यहाँ भी असला से भरी हुई पेटियाँ पड़ी थीं। मिस्टर कोल ने बताया कि इनमें माइन्स की भी भारी तादाद मौजूद है। मैं दिल में अंदाज़ा लगा रहा था कि जब यह सारे का सारा असला एक धमाके से फटा तो एक बार तो सारा शहर हिल जाएगा। इस जगह किसी टाइम बम का रखा जाना बहुत ज़रूरी था। टाइम बम या दस्ती बम के बगैर यह असला नहीं फट सकता था, या फिर किसी तरीके से यहाँ आग लगा दी जाए। इन्हीं ख्यालात में गलता मैं इंडियन स्क्वाड्रन लीडर के साथ असला डिपो से बहरा गया। स्टाफ की अक्सर नफरी जम्मू छावनी गई हुई थी। मैंने जानबूझकर स्क्वाड्रन लीडर से अपनी कल वाली बर्थडे पार्टी का जिक्र छेड़ दिया। सर मैं चाहता हूँ कि बर्थडे पार्टी बड़ी शानदार हो। अगर मैं अम्बाले में होता
तो आपको घर का बना हुआ लजीज तरीन केक खिलाता। मेरी पत्नी का केक बनाने में जवाब नहीं। इस स्क्वाड्रन लीडर ने मुस्कुरा कर कहा, कभी आपके यहाँ हम वाले भी ज़रूर आएंगे, लेकिन कल की पार्टी के लिए हमने खास तौर पर केक का ऑर्डर दे रखा है। जम्मू की एक बेकरी में बड़े शानदार केक तैयार होते हैं। छावनी में वही बेकरी केक वगैरह सप्लाई करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद करोगे। बातों ही बातों में मैंने यह तसल्ली कर ली कि कल शाम को स्टाफ के सारे मेंबर थंडर हग बेस के हाल कमरे में मौजूद होंगे। ये लोग मुझे रात के खाने तक रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने माजरत पेश कर दी। जब मैं जीप में बैठ कर जाने लगा तो फ्लाइंग ऑफिसर चड्ढा कहने लगा, कैप्टन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कमांड हेडक्वार्टर की तरफ आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसे रास्ते में ही मिल गया। तो मैं तो मालूम है कि यहाँ किस कदर सिक्योरिटी है। फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि तुमने अच्छा वक्त गुजारा होगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ओके मिस्टर चड्ढा, कल मिलेंगे, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगा, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए कैप्टन, हम 4 बजे पार्टी ओपन कर देना चाहते हैं, सभी पीने पिलाने वाले हैं। बड़ी देर बाद कहीं ऐसी पार्टी का मौका मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। मैं जीप निकाल कर शहर की तरफ रवाना हो गया। बोर्डिंग हाउस में आया तो रात हो चुकी थी, रोशनियां हो रही थीं। मैं चाबी लेने काउंटर पर आया तो इंद्रानी शेल में लगी हुई चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए ऐसा से बोली, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे यहाँ आने से रोक दो।